ठीक है, आज अपना जो टॉपिक है दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मैं कुछ बेसिक चीज बता रहा हूँ, फिर मैं उसको शीट पे समझाऊंगा। डिसोल्यूशन दो सेंस में यूज होता है आपके बुक्स में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन आपने देखा होगा कि जब पार्टनरशिप बोलते हैं, पार्टनरशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसमें? पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांटने का, बिजनेस एक साथ चलाने का जो आपस में रिलेशनशिप है, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। जब उस रिलेशनशिप में चेंज आता है तो हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कैसे? ए बी सी तीन पार्टनर्स, ठीक है, मुझे अगर ये समझाना है आपको तो इसको आप ऐसे लीजिए, ए बी सी तीन पार्टनर्स, और ये लोग आपस में 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे हैं। अब हो क्या रहा है इसके अंदर जो है, मान लीजिए ये रिटायर हो गया आपका, बी रिटायर हो गया। अगर बी रिटायर हो गया तो हम ये कहते हैं, उस चीज को हम उसको ऐसा कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि ए बी सी की जो पार्टनरशिप थी, जिसके अंदर वो प्रॉफिट 3:1 में बांट रहे थे, हम ये कहते हैं ये वाली पार्टनरशिप हमारी बंद हो गई, ये वाली पार्टनरशिप हमारी बंद हो गई, और एक नई पार्टनरशिप बन गई जिसके अंदर ए और सी है, और इनका रेशियो है 3:1 या जो भी रेशियो डिसाइड करते हैं। तो ये रिटायरमेंट है, लेकिन ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी है। ऐसा हो सकता है, इसी ढंग से दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि ए और बी पार्टनरशिप में चला रहे हैं और इनका जो रेशियो है वो 3:2 है, ए और बी है, इनका रेशियो 3:2। अब क्या हो गया? सी जुड़ गया इनके साथ में। अब कौन कौन हो गए? ए बी और सी हो गए, इनका रेशियो 2:2:1। तो हम ये कहेंगे कि ए बी वाली पार्टनरशिप जो है ये डिसॉल्व हो गई है, ये पार्टनरशिप खत्म हो गई है, और एक नई पार्टनरशिप बन गई है जो कि ए बी सी की है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वो कब कब होती है? वो एडमिशन में होती है, वो रिटायरमेंट एंड डेथ में होती है, वो चेंज इन रेशियो में भी होती है। एबीसी पार्टनर है, 2:1 बांट रहे हैं, अब 3:1 हो गया, तो हम कहेंगे 2:1 वाली पार्टनरशिप बंद हो गई, 3:1 वाली आ गई। वो रिटायरमेंट एंड चेंज इन रेशियो बस, हाँ यही, ठीक है। इन तीनों कंडीशन के अंदर, रिटायरमेंट और डेथ अलग अलग ले ले, तो इन चार कंडीशन के अंदर इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसकी खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात क्या है कि एक तो यह है कि पार्टनरशिप कंटिन्यूस, पार्टनरशिप चलती रहती है विथ चेंज रिलेशनशिप, विथ चेंज रिलेशनशिप। उनका जो रिलेशनशिप है वो बदल जाता है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म चलती रहती है, पार्टनरशिप चलती है, एक आपस का रिलेशन बदल जाता है। और इसी को हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। मतलब जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, जिसका मतलब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, इसका मतलब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन दोनों का मतलब एक है, दोनों का मतलब एक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोले या रिकॉन्स्टिट्यूशन बोले, और ये कब कब होता है? एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और चेंज इन रेशियो, ये फर्म चलती है, ठीक है, ये एक हो। और अब हम दूसरी चीज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में ये होता है कि फर्म का बिजनेस बंद हो जाता है, फर्म बंद हो जाती है, फर्म अब नहीं एग्जिस्ट करती। अब ऐसा कब हो सकता है? एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी बन गई, या एक पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, सोल ट्रेडर बन गए, सोल प्रोप्राइटरशिप बन गई। मतलब वो फर्म नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं, चाहे वो बदले हुए रूप में नहीं है या पुराने रूप में नहीं, मतलब वो है ही नहीं, फर्म ही नहीं। तो दूसरा पार्टनर में झगड़ा हो गया, उन्होंने एसेट्स बगैर बेच दी अपनी, पैसा वैसा निकाला और सब लाइबिलिटीज का पेमेंट करके कैपिटल लेके पार्टनर्स घर चले गए, ऐसा भी हो सकता है।
तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म बंद कर देती, फर्म एग्जिस्ट करना बंद कर देती, फर्म डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। दैट इज व्हाट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अभी आपको क्या, अब आपके सामने थ्योरी, इसके लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियर कर देता हूँ। आपको थ्योरी अकाउंट्स में अगर अच्छे नंबर लाने हैं थ्योरी में भी, तो आपको एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़नी है बस। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से, दूसरी बुक से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, चाहे वो ग्रेवाल हो चाहे कोई भी हो, लेकिन पढ़नी है एनसीईआरटी से। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार क्या हुआ। सर सैंपल पेपर में है क्या थ्योरी के क्वेश्चंस? थ्योरी तो थोड़ी आएगी यार, थ्योरी कैसे नहीं आएगी? मैं फ्रैंकली बताऊं, सैंपल पेपर भी एक तरफ रखा हुआ, मैंने भी उसको खोला ही नहीं, मैंने एनालाइज ही नहीं किया उसको। मैंने कहा पहले कुछ चीज हो जाए तब देखते हैं, अभी उसको मुझे जल्दी नहीं उसको देखने की। और वो क्लियर है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरी आएगी नहीं, बिल्कुल थ्योरी का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा जीरो थ्योरी कैसे हो सकती है? और थ्योरी का इसमें डिसोल्यूशन में कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। अब जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती एक की है, गलती ये की है कि यहाँ पर मुझे बेसिस ऑफ डिफरेंस भी देना चाहिए, बेसिस ऑफ डिफरेंस भी देना चाहिए। तो लेकिन वो बेसिस कहाँ से लेना चाहिए? एनसीईआरटी से लेना चाहिए। एक बार मुझे याद आ रहा है कि एक बार डिफरेंस पूछा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ सही से, ऑन द बेसिस। अब ये जो टर्म इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बेसिस पे जो डिफरेंस है वो एनसीईआरटी में दे रखा था। इसमें आने के बाद तो सारे, पहले किसी किताब ने नहीं छापा था उसको, किसी का ध्यान ही नहीं गया उस बात। एग्जाम में आ गया, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन, एक नंबर का क्वेश्चन, पार्टनरशिप और उसमें फर्म में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप। और ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बेसिस पर डिफरेंस सिर्फ एनसीईआरटी में दिया हुआ था। फिर तो बाद में सबने छाप लिया अपनी अपनी किताबों में। जिस साल आया था बोर्ड में उस साल तो नहीं था। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि थ्योरी, और ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल नहीं दिए मैंने, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे थ्योरी के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से स्पेसिफिक, वो जानते भी हैं, जो पेपर सेटर है ना, वो जानबूझ के ऐसा उठा के पूछेगा कि जो एनसीईआरटी पढ़ावा बंदा ही सही से दे सकता है पूरे। वो बाकी तो तुक्केबाजी तो देखो, मारने को कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सब किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर से उसको देना है तो सिर्फ और सिर्फ वही दे सकता है जिसने अकाउंट्स उसको पढ़ा है वहां से, बाकी नहीं दे पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का। वो जानबूझ के ऐसा पूछते हैं, पेपर सेटर को भी मालूम है कि आज के बच्चे जो हैं वो तो पढ़ते नहीं है एनसीईआरटी, तो और वो एनसीईआरटी से ही थ्योरी को ऐसा पूछेंगे कि आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि भैया ये तो वही पूछ सकता है जो कि जिसने उसको किया हुआ, और दूसरा कोई पूछ नहीं सकता। अब जैसे मैंने ये आपके एनसीईआरटी की किताब खोली है, अब देखिए एनसीईआरटी के अंदर मैं बताऊं आपको क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे डिसोल्यूशन है ना, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, गिव टू सिचुएशन एक्सेप्ट चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। मैंने तो अभी आपको ये कंडीशन बताई थी, लेकिन एनसीईआरटी क्या कह रही है? इंसॉल्वेंसी भी कह रही है, कंप्लीशन ऑफ वेंचर भी कह रही है, एक्सपायरी ऑफ पार्टनरशिप पीरियड भी कह रही है। तो भैया ये तो वैसे देखा जाए तो ये तीन चीज आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन अब चूंकि एनसीईआरटी कह रही है तो एनसीईआरटी हो सकता है। फिर ये पूछा गया इसके अंदर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कब कब हो सकती है, नोटिस से कब क्या होती है, कोर्ट से कब कब होती है। ये तो अब सब किताबों ने भी दे दिया। ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, अब आपसे पूछ लें कि ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी से कब कब हो सकती है, गिव द कंडीशंस। तो ये 4 कंडीशंस आपको लिखनी है, तो आपको यही 4 लिखनी है एनसीईआरटी वाली, बस ये ध्यान रखिए। तो ये एक बड़ा कॉमन थ्योरी का क्वेश्चन है इसका। ये एक क्वेश्चन है कब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कब कब हो सकती है, दूसरा ये, तीसरा ये डिफरेंस, हाँ ये देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस एंड दिस बेसिस, ये नहीं दिया यहाँ, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अब ये यहाँ पे क्या है, ये एनसीईआरटी में ही था जिसके बेसिस पे बोर्ड में पूछा था, बाद में दूसरी बुक। तो ये आपको ये डिफरेंस भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ये आप ट्रू फॉल्स भी कर डालिएगा इसके अंदर, ये थ्योरी जरूर से कर लीजिएगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का क्या प्रोसेस है ये भी आप देख लीजिए, ये देख लीजिए। प्राइवेट डेट्स
फर्म डेट्स सभी बुक्स में बहुत ज्यादा दिया है, लेकिन वैसे तो है नहीं। अब आप कहेंगे सर ये एनसीईआरटी में भी है, आप कह रहे हैं एनसीईआरटी से वो चीजें पढ़नी जो आपके सिलेबस में। फर्म डेट्स और प्राइवेट डेट्स के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस इंसॉल्वेंसी वगैरह में ज्यादा होता है। आपके सिलेबस में इंसॉल्वेंसी नहीं, तो इस पे तो नहीं आते। लेकिन हाँ, ये बाकी की जो अभी तक थ्योरी थी, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स भी ले लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए, और कंडीशंस ले लीजिए डिसोल्यूशन की फर्म की, और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन कब कब होता है। इतनी थ्योरी तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। इतनी थ्योरी इस चैप्टर में है जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं, इसमें मैंने बेसिस नहीं दिया, मुझे देना चाहिए था। ठीक है, गलती है। ये कंडीशंस है दिए जो मैंने दिए, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स भी दे दिया, ये ठीक है। यहाँ तक जो कुछ मैंने कहा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए। इज दैट ओके? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस दूसरी सर। चीज अब अपने को ये समझना है कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है तो क्या होता है। फर्म को डिसॉल्व करना है मतलब एक कोई भी बिजनेस चल रहा है तो उसकी पहचान क्या है कि बिजनेस चल रहा है, उसकी एक बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, उसकी एक बैलेंस शीट होगी। अगर बैलेंस शीट नहीं है तो मतलब फर्म बिजनेस नहीं चल रहा। अरे भाई, अगर लोन लेके भी किया है तो भी बैलेंस शीट होगी ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज दिखाएगी, एसेट दिखाएगा, जो कैपिटल लगाई बैलेंस शीट दिखाएगी, जो एसेट्स है बैलेंस शीट में आएंगी। तो मतलब अगर कोई भी बिजनेस चल रहा है उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान है बैलेंस शीट। जब हम कहते हैं कि बुक्स के अंदर बिजनेस की प्लांट एंड मशीनरी है, मतलब बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी, सीधी सी बात है। इसका मतलब आपको ये समझना है कि फर्म की पहचान, फर्म है कि नहीं है, बिजनेस चल रहा है कि नहीं कर रहा, वो है बैलेंस शीट। जो कुछ बैलेंस शीट में है वो है, और जो बैलेंस शीट में नहीं है वो नहीं है। बस ये ध्यान रखना है। तो एक एक बैलेंस शीट के मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। बैलेंस शीट में होता क्या क्या। बैलेंस शीट के अंदर कैश हो सकता है, बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक होगा, बैलेंस शीट के अंदर डेटर, और भी चीज हो सकती है, मैं कुछ बहुत कॉमन सी चीजें ले रहा हूँ। डेटर्स हो सकते हैं, कैश, स्टॉक, डेटर्स, फिर फर्नीचर होगा, फिर प्लांट एंड मशीनरी होगा, लैंड एंड बिल्डिंग होगा, अब गुडविल भी होगा, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी हो सकते हैं। ये बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है, लायबिलिटीज में क्या क्या चीज इसी हिसाब से ले सकता हूँ। इस हिसाब से मैं ले सकता हूँ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट ले लेता हूँ, टर्म लोन, किसी से लोन ले रखा है, फिर उसके बाद रिजर्व्स ले लेता हूँ, जनरल रिजर्व और कैपिटल से। किसकी? पार्टनर्स की, दोनों की, ए की और बी की। मतलब अगर फर्म है तो कुछ बैलेंस शीट में, मैंने अभी उसमें कुछ चीजें छोड़ दी जानबूझ के, वो बाद में देखेंगे। पार्टनर का लोन भी हो सकता है, मेन पार्टनर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जैसा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जैसा भी हो सकता है, वो मैंने नहीं दिया अभी। तो ये पार्टनरशिप फर्म की, एक टिपिकल पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है ए और बी की, जिसके अंदर हमें अलग अलग टाइप की एसेट्स और लायबिलिटीज दी गई है। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्लियर है सबको ये बात? यस सर। अब फर्म को डिसॉल्व करना है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो ये अपनी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में कई सारी एसेट्स, लॉसेस दे रखे हैं, लायबिलिटीज, कैपिटल और लोन्स वगैरह सब चीज दिया है। अब अगर मुझे फर्म को बंद करना है, फर्म को डिसॉल्व करना है, फर्म को डिसॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? सारी एसेट्स बेच दो, लायबिलिटीज को चुका दो, कैपिटल को पे कर दो। अब आप खास बात क्या देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे दो तीन चीजें बता रहा हूँ। आपको ये मालूम है कि बैलेंस शीट के अंदर अगर मेरी एसेट साइड का टोटल 5 लाख है तो लायबिलिटी साइड का टोटल भी 5 लाख होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसेट्स बेचकर जो भी पैसा आएगा
वो पूरा पैसा, पूरा का पूरा पैसा लायबिलिटीज को और कैपिटल को चुकाने में लग जाएगा। मतलब जो भी पैसा आएगा एसेट्स बेच के, उससे लायबिलिटीज भी पे हो जाएंगी और कैपिटल भी पे हो जाएगी, और उसके बाद कैश खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। जो उतनी ही एसेट्स है, आप अब यहाँ देखिए डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का कमाल देखो आप यहाँ पे, जितनी एसेट्स है आपको उतनी ही लायबिलिटी है और उतनी ही कैपिटल, फर्क थोड़ी है, दोनों दोनों बराबर होती है। तो एसेट्स अगर आप बेचोगे तो जो भी पैसा आएगा वो सारा का सारा पैसा कैपिटल और लायबिलिटीज में खत्म हो जाएगा, मतलब उसके बाद कुछ बचना नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अभी हम उसको समझेंगे, प्रॉफिट होगा तो भी, लॉस होगा तो भी, मतलब कैश जीरो हो जाएगा सब कुछ पे करने के बाद। तो अब डिसोल्यूशन में करते क्या है, डिसोल्यूशन का हमारा जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम अपनी एसेट्स को और लायबिलिटीज को, एसेट्स को हम बेचते जाते हैं। सारी एसेट्स बेचने की जरूरत नहीं है, सारी एसेट्स को बेचने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं है कि ये जो कैश है ये तो कैश ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बेचना क्या है अपने को, बेचना है स्टॉक बेचना है, डेटर्स बेचने हैं, फर्नीचर बेचना है, मशीनरी बेचना है, लैंड बेचना है, गुडविल भी बिकेगी, डिसोल्यूशन के अंदर गुडविल भी बिकेगी। अपने को ये वाली सारी की सारी एसेट्स को बेचना है और इनको बेचने से अपने को कुछ पैसे मिलेंगे, उससे अपना कैश बढ़ जाएगा, कैश आ जाएगा। और ये जितना कैश बढ़ेगा, जितना कैश है, उस कैश से हम लायबिलिटीज को चुका देंगे अपनी सारी, और वो बचा हुआ कैश पार्टनर्स ले जाएंगे और उनको जितनी देना होगा उतना ही कैश बचेगा। ज्यादा कैश भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कैश बचा, बचना ही नहीं, उतना ही बचेगा जितना पार्टनर्स को देना है। तो सारी एसेट्स बेच के हम लायबिलिटीज और कैपिटल को पे ऑफ कर देंगे। इज दैट ओके? यस सर। यस अब अपने को यहाँ पर ये समझना है कि ये सारे अकाउंट्स कैसे बंद होते हैं, फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है, वो अपने को समझना है। अब उस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, उस प्रोसेस को मुझे आपको समझाना है, ठीक है? कैसे कैसे हम बंद करें, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सारी एसेट्स लायबिलिटीज का कुछ ना कुछ अमाउंट भी ले लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार अमाउंट लेता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है रिकॉर्डिंग की। तो मैंने एज्यूम किया कि ये कंपनी की बैलेंस शीट है, फर्म की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट को खत्म करना है, फर्म डिसॉल्व करना है, मतलब बैलेंस शीट बंद हो जानी चाहिए, बैलेंस शीट खत्म हो जानी चाहिए। अब इसके अंदर मैंने आपको प्रोसेस क्या बताया, प्रोसेस ये बताया, बैलेंस शीट बंद करनी है मतलब खत्म करनी है, मतलब बैलेंस शीट जीरो, सारी एसेट्स खत्म, सारी लायबिलिटीज खत्म, कैपिटल जीरो, एक एक करके सारे अकाउंट बंद करने होते हैं डिसोल्यूशन में। अभी हमारी बुक्स के अंदर इतने सारे अकाउंट्स है, इतने सारे अकाउंट्स, एक एक करके सब अकाउंट्स को बंद करना है। अब हम इसके लिए जो आपको क्वेश्चन में करना रहता है, एक आपको क्वेश्चन में बनाना होता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐसा होगा, पार्टनर्स है हमारे ए बी। ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले तो मैं बैलेंसेस लिखूंगा। बैलेंसेस कैसे कैसे बैलेंसेस, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस 1,60,000 एंड 2,50,000। तो मैं सबसे पहले यहाँ बैलेंस लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारा बैलेंस आएगा, नहीं गड़बड़ लिखिएगा, 250 है यार।
1,60,000 ये बैलेंसेस लिख देंगे। देखिए अब कुछ चीजें तो बंद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये लॉस, इस लॉस को हम बंद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको पार्टनर्स को ट्रांसफर करते हैं। जब लॉस को पार्टनर्स को ट्रांसफर करते हैं तो हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं लिख देता हूं, और मान लीजिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने इक्वल ले लिया, तो ये लॉस अकाउंट बंद हो जाएगा। तो लॉस को बंद कर देता हूँ। लॉस कितना है? 12,000। इक्वल रेशियो है तो 6,000 एक हो गया और 6,000 बी हो गया। मैंने लॉस को उनके रेशियो में बराबर बराबर बांट दिया तो लॉस उनका खत्म हो गया। अब इसका मतलब ये हमारी बुक से ये लॉस अकाउंट इज फिनिश्ड। अब दूसरी चीज जो बांटने की है वो है रिजर्व। जनरल रिजर्व को बांट देता हूं तो जनरल रिजर्व भी बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आई एम राइटिंग है बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बांट देंगे तो जनरल रिजर्व कितना है? 13,000, 6,500, 6,500। And then again 6,500। ये जनरल रिजर्व भी बढ़ गया। तो अब हमारी बुक्स के अंदर देखा जाए तो जनरल रिजर्व अकाउंट भी खत्म हो गया और लॉस भी खत्म हो गया। इज दैट ओके? क्लियर है सबको ये बात? यस सर। यस इज सर। दैट ओके? मतलब हमारी मैंने एक एक अकाउंट सब बंद करने, फर्म डिसॉल्व हो रही है तो लॉस बांट दिया, रिजर्व बांट दिया, खत्म हो गया। लॉस रिजर्व कैपिटल में चलेगी। अब वो कैपिटल बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, बैलेंस शीट तो टैली होगी होगी। जब ये लॉस बांटेंगे तो ये यहाँ पे ये लॉस खत्म हो जाएगा इधर और ये कैपिटल कम हो जाएगी। और जब रिजर्व बांटेंगे तो रिजर्व कम हो जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ये बैलेंस शीट फिर भी टैली होगी लेकिन बुक्स में से रिजर्व और लॉसेस खत्म कर दिया। अब क्या क्या बचा? एसेट्स बची, लायबिलिटीज बची, कैपिटल बची। दूसरी अकाउंट जो इसके अंदर हम बनाते हैं उस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनता है? एसेट्स को बेचने के और लायबिलिटीज का पेमेंट करने से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए ये रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। ये रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? वो सारी एसेट्स जो हमें बेचनी है, वो कौन सी एसेट्स हमें बेचनी है? स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इवन गुडविल। डिसॉल्व जब होती तो गुडविल बिकती। ये सारी एसेट्स हमें बेचनी है। तो इन सारी एसेट्स को अगर हमें बेचना है तो इन सारी एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में इसकी हमारी एंट्री करते, जब एसेट्स को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं तो हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स हम लिख रहा हूं मैं सन्ड्री एसेट, लेकिन यहाँ पे सारी एसेट्स के नाम लिखने हैं। टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू फर्नीचर, जो जितनी एसेट्स जो भी बेचने वाली, लॉस एक तो नहीं आएंगे और कैश और बैंक नहीं आएगा। कैश बैंक को बेचने की जरूरत ही नहीं। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी चीजें हम ट्रांसफर कर दें। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे रियलाइजेशन में? हम रियलाइजेशन में लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स और सारी एसेट्स को एक एक करके नीचे लिखते जाएंगे अमाउंट के साथ। कौन कौन से एसेट्स है? स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, एक बिल्डिंग भी थी और एक गुडविल भी थी। तो मैंने क्या किया? उन सारी एसेट जिनको मुझे बेचना है सबको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। कितना कितना अमाउंट है वो लिखता हूं मैं, 35, 80, 70। अब देखिए थोड़ा बहुत अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे बार बार इसको बदलना पड़ रहा है। ठीक है, 35, 80, 70 इसको बाहर ही लिख देता हूँ, नहीं तो वैसे अंदर लिख के फिर टोटल लगा के लिखता हूँ।
ये आ गया प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग और गुडविल, गुडविल रह गई 152,20,000 1,50,000 2 लाख और वो 20,000। 20,000 क्या है? गुडविल। गुडविल मैंने लिखी नहीं है, यहाँ लिख दिया मैंने गुडविल। तो ये सारी एसेट जो बेचने की है मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी। इसी ढंग से अब जब मैंने रियलाइजेशन में यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये है कि जब मैंने ये एंट्री कर दी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट मशीनरी टू गुडविल टू बिल्डिंग मशीनरी वगैरह जो कुछ, तो इसका मतलब हमारी बुक से ये सारे के सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, ये बंद हो गए। जब ये अकाउंट्स बंद हो गए तो क्या हुआ? ये बंद हो जाने का मतलब ये हुआ कि इन स्टॉक एसेट्स की जगह पर अब मेरे पास एक नया अकाउंट आ गया जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर ये बात आपको ध्यान देने की है कि मेरे पास एक नया अकाउंट आ गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब मेरे पास लैंड अकाउंट नहीं है, बिल्डिंग अकाउंट नहीं है, मशीनरी अकाउंट। इस बात को ध्यान से सुनना सब कोई। ना मेरे पास लैंड बिल्डिंग अकाउंट है, ना मेरे पास मशीनरी अकाउंट है, ना मेरे पास स्टॉक अकाउंट है, ना मेरे पास डेटर्स अकाउंट है, ना मेरे पास फर्नीचर अकाउंट है। ये सारे अकाउंट बंद हो गए। वो सब कहां चले गए? रियलाइजेशन अकाउंट में चले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी अब आगे मैं, ये दिलीप सम्या के सभी सुने इस बात को प्रेरित, Yes. जब भी मैं आगे कभी भी फ्यूचर के अंदर फर्नीचर को बेचूंगा तो मेरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर नहीं होगी, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट बंद हो गया है। मैं ये एंट्री नहीं कर सकता कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। मेरी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैं स्टॉक बेचूं, चाहे डेटर से पैसा मिले, चाहे फर्नीचर बेचूं, मशीनरी बेचूं, लैंड बेचूं, बिल्डिंग बेचूं, कुछ भी बेचूं, अगर मैंने उन सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर, गुडविल बेचूं, मैंने उन सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में अगर ट्रांसफर कर दिया है तो वो अकाउंट बंद हो गए। अब एक ही अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट, और जब भी मैं बेचूंगा इन सबको तो मैं एक ही एंट्री कर सकता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, चाहे कुछ भी एसेट बेची जाए, क्योंकि अब वो एसेट हमारी बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये समझ में आ गई बात आप लोगों को? हाँ Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. इसी ढंग से हमारे पास लायबिलिटीज में भी सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो लायबिलिटीज का मुझे पेमेंट करना है वो सारी मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, टर्म लोन, इसके लिए मैं एंट्री क्या करूंगा? इसके लिए मेरी एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, टर्म लोन डेबिट, सन्ड्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट, जो भी था, और एक था बैंक ओवरड्राफ्ट था, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट टू रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब ये एंट्री होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, और इसके साथ जो मैं लिखूंगा सारे अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, टर्म लोन, अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, ये सब ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये ट्रांसफर जब यहाँ हो गया, इसका मतलब हमारी बुक से एक बार के लिए, अभी पेमेंट नहीं हुआ है ना, एसेट्स बिकी है, एक बार के लिए हमारी बुक से ये सारे के सारे अकाउंट खत्म हुए, और इन सब की जगह पर जो एक अकाउंट हमारी बुक्स में आ गया है वो है रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब मेरी बुक्स में अब क्या बचा? अब मेरे पास, अगर जब एक बार मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ एसेट्स जिनको मुझे बेचना है, एक बार मैं ट्रांसफर कर देता हूँ लायबिलिटीज जिनका मुझे पेमेंट करना है,
तो आपको जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि हमारी बुक्स में फिर 3 अकाउंट बचते हैं, सिर्फ 3 अकाउंट। एक बचता है कैश अकाउंट, एक बचता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और एक है रियलाइजेशन। सिर्फ 3 अकाउंट बच रहे हैं। अब मुझे एक एक करके इन तीनों को भी बंद करना है। 3 अकाउंट बच रहे हैं, बाकी सब अकाउंट बंद हो गए, सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। अकाउंट्स क्लोज हो गए, अभी एसेट बिकी नहीं है, अभी एक भी एसेट बेची नहीं है, अभी लायबिलिटीज का एक भी पेमेंट नहीं किया, लेकिन लायबिलिटीज अकाउंट नहीं है, कोई भी लायबिलिटी अकाउंट मेरी बुक्स में नहीं, कोई भी एसेट अकाउंट मेरी बुक्स में नहीं। तो ये प्रोसेस है डिसोल्यूशन का। अब क्या होगा, जब मैं एसेट्स को बेचूंगा तब मैं एंट्री करूंगा कैश टू रियलाइजेशन, चाहे कोई भी एसेट बेचूं तो मेरी एंट्री होगी बाय कैश। और जब मैं लायबिलिटीज का पेमेंट करूंगा तो एंट्री करूंगा टू कैश। लायबिलिटी का पेमेंट की एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश, एसेट बेचने की एंट्री होगी कैश टू रियलाइजेशन। और ये सब करने के बाद मैं डेबिट क्रेडिट का टोटल निकालूंगा, और अगर दोनों साइड मेरी इक्वल है तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, और अगर प्रॉफिट लॉस है तो मैं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा उनके ओन रेशियो। इस ढंग से ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट भी बंद हो जाएगा। एसेट्स बेच दूंगा, लायबिलिटीज का पेमेंट कर दूंगा, और जो प्रॉफिट लॉस होगा वो पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट भी बंद हो गया। अब मेरे पास सिर्फ 2 अकाउंट बचे, एक कैश अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल। सर हाँ सर, ये कैश कैसे बचा, एक बार वापस बता दो। भाई साहब, ये आप एसेट्स बेचोगे पैसा आएगा, एसेट्स बेच के पैसा आएगा कि नहीं आएगा ये बता मेरे। हाँ सर, आएगा। अच्छा ये बता कि लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा है क्या? नहीं सर, कमी होंगी। कमी होगी ना, कैपिटल भी तो बची है अभी। हाँ सर। बैलेंस शीट अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में एसेट्स और ये जोड़ के लायबिलिटीज होकर कैपिटल होती है। अगर मैं तो इसका मतलब अगर जब मैं एसेट्स बेचूंगा तो कैश ज्यादा आएगा और लायबिलिटी में कम देना पड़ेगा, हाँ सर। तो कैश बचेगा ना पार्टनर्स के लिए। सर। बस वही बात। लेकिन मैं अभी क्या कह रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट बंद हो जाएगा। ये बात समझ आ गई कि रियलाइजेशन अकाउंट बंद हो जाएगा। हाँ सर, आ गई। रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करना है। रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करके इसका जो प्रॉफिट लॉस है वो पार्टनर्स को हम बांट देंगे। तो ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, इसके अंदर रिजर्व बांट दिया। अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो टू रियलाइजेशन, प्रॉफिट हो रहा है तो बाय रियलाइजेशन। ये एंट्रीज करेंगे और इसके बाद क्या होगा, आखिर में जो पार्टनर्स को हमें पेमेंट देना है वो टू कैश करके हम पेमेंट कर देंगे। किसको? ए को कर देंगे और बी को कर देंगे, दोनों। और ये सब करने के बाद हमारा कैश 0 हो जाए। तो एक तीसरा अकाउंट जो हम बनाते हैं, आपको बैलेंस शीट तो क्वेश्चन में दी हुई होगी, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और एक आपको कैश अकाउंट बनाना है। तो जब आप कैश अकाउंट बनाओगे तो आखिर में आपका कैश अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आखिर में आपका कैश अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कैश अकाउंट ये बनेगा ऐसे, इसके अंदर जो बैलेंस दिया हुआ है आप डेबिट में बैलेंस लिखोगे, एसेट्स बेचोगे तो टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कैपिटल का पेमेंट करोगे तो एस कैपिटल बीस कैपिटल। ये सब करने के बाद में आपका कैश अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कैपिटल का पेमेंट कर दिया उसके बाद कैश बचेगा थोड़ी, कैश 0 हो जाएगा। अब तो बचा ही नहीं ना। हम जानते हैं भाई जितनी एसेट्स है उतनी लायबिलिटी है उतनी कैपिटल। एसेट्स बेचोगे, लायबिलिटी का पेमेंट करोगे, बचा हुआ पैसा कैपिटल में चला जाएगा, बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, 0। तो आपका कैश अकाउंट अपने आप 0 हो जाएगा। अगर कैश अकाउंट क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब आप कह सकते हो आपका डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सही है। बात समझ आई आपको? हाँ सर।
तो ये इसका प्रोसेस है डिसोल्यूशन का, जो मैंने आपको आज समझाया है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप जितना बनेगा, हम इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो और डिटेल में समझेंगे और एंट्रीज को समझेंगे। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे ज्यादा गलती होती है कि जब भी हम एसेट बेचेंगे तो बेचते समय हम एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते हैं। अगर वो एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है तो रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट होगा। इसी ढंग से जब हम लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं, और जब लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, लायबिलिटीज को डेबिट नहीं करेंगे। और ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है जिसके अंदर सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, फिर जब हम एसेट को बेचते हैं तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब हम लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और इसके अंदर जो प्रॉफिट लॉस होता है वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस ढंग से रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम बैलेंसेस लिखते हैं जो बैलेंस शीट में दिए हुए। अगर बैलेंस शीट के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स दिए वो बांट दीजिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दिए वो बांट दीजिए। यहाँ पर गुडविल ट्रांसफर नहीं करेंगे, गुडविल रियलाइजेशन में जाएगी, क्योंकि जब फर्म बंद हो रही है तो गुडविल बेची जा सकती है। और अगर रियलाइजेशन का प्रॉफिट है तो जोड़ दीजिए, रियलाइजेशन का लॉस है तो घटा दीजिए, और फिर हम पार्टनर्स को जब पेमेंट कर देते हैं तो हमारा ये पूरा का पूरा अकाउंट बंद हो जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बंद हो जाता है, कैपिटल भी बंद हो गई, कैश भी खत्म हो गया, एसेट्स बिक गई, लायबिलिटीज का पेमेंट हो गया, और ये सब हो जाने के बाद में जो फर्म की बैलेंस शीट है ये भी खत्म हो जाती है, ये भी खत्म हो जाती है। अब फर्म की बैलेंस शीट है ही नहीं, फर्म डिसॉल्व हो गई। इस ढंग से हमें डिसोल्यूशन करना होता है, इस ढंग से हमें डिसोल्यूशन करना होता है। अभी तक जो कुछ मैंने बताया इसमें किसी को डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछे मेरे से। Any questions? Okay, fine. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वो शीट भेजता हूँ, उस शीट को आप पढ़िएगा और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।